renderforce.com. Hello, Assalamu alaikum. If you don't know, so today was 11th February, which was a very interesting day because आज का दिन dedicated था to the women and girls in science और almost पूरी दुनिया में जो scientific community है उसमें ये दिन मनाया गया। अब हालांकि ये दिन ख़त्म हो गया लेकिन इस दिन के एंड पे मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना बात की जाए ऑफ इम्पोर्टेंट women in science and related mathematics because मेल साइंटिस्ट्स की बात तो कई दफ़ा की जाती है और उन पे बात करने के लिए और बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं लेकिन बहुत कम और लिमिटेड प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे वुमेन साइंटिस्ट की और प्रोडक्टिव वुमेन साइंटिस्ट्स की जो हिस्ट्री में रह चुकी हैं उनकी बात की जाती है और उसका एक कॉन्सिक्वेंस ये है कि मेजरली जनरली गर्ल्स के दिमाग में ये रहता है कि हमारे लिए साइंस करना बड़ा मुश्किल है, साइंस हमारे लिए नहीं है जनरली। तो क्यों ना आज ऐसी वुमेन पे बात की जाए जिन्होंने साइंस और रिलेटेड मैथमेटिक्स में ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस दी हैं। सो आई प्रिपेयर्ड अ लिस्ट। साइंटिस्ट तो बहुत सारी हैं जिनके बारे में बात की जा सकती है लेकिन मैंने मेरी बात की है कि मेरी मोस्ट फेवरेट जिनसे मैं सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ और जो मेरी अपनी फील्ड से काइंड ऑफ रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल मैं बायोलॉजिस्ट्स की बात नहीं करूँगा, मैं सोशल पॉलिटिकल साइंस सोशल साइंस इनमें काम करने वालों वो वाली वुमेन की बात नहीं करूँगा। सो आई विल स्टिक टू मेजरली थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट्स और एस्ट्रोनॉमर्स और फिर हो सकता है केमिस्ट्स भी। तो सबसे पहली वुमेन जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, आई थिंक अगर जब भी साइंस में वुमेन का यानी कि वुमेन इन साइंस जो रह चुकी हैं जब उनका नाम लिया जाएगा, जब उनके बारे में जिक्र करना शुरू होगा तो इनका नाम अगर ना लिया जाए तो ज़्यादती होगी, सिर्फ वुमेन के साथ नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के साथ। बिकॉज ये नाम ना सिर्फ वुमेन के लिए बल्कि पूरी की पूरी इंसानियत के लिए एक फ़ख्र है और वह नाम और कोई नहीं है सिवाय मैडम मैरी क्यूरी के। मैडम मैरी क्यूरी बाय बर्थ एक पोलिश साइंटिस्ट थी, वो पोलैंड में पैदा हुई थी लेकिन आफ्टरवर्ड्स शी बिकेम अ फ्रेंच और एंड शी वाज बोर्न इन 1867 एंड शी डाइड इन 1934 ड्यू टू रेडियो एक्टिव पॉइजनिंग। सब मैडम मैरी क्यूरी की जो सबसे मज़ेदार बात है वो ये है कि उन्होंने एक ऐसी अचीवमेंट अपने नाम की है जो कि आज तक कोई वुमेन तो छोड़ो, आज तक कोई इंसान नहीं कर सका। मेल्स में भी ऐसा कोई इंसान वो नहीं कर सका काम। और वो ये है कि शी गॉट 2 नोबेल प्राइजेस इन 2 डिफरेंट साइंटिफिक फील्ड्स। यू नो 2 डिफरेंट नोबेल प्राइज लोगों ने लिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल लिनस पाउलिंग ने एक केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ लिया हुआ है लेकिन दूसरा नोबेल प्राइज़ जो है वो पीस नोबेल प्राइज़ है, तो वो साइंटिफिक फील्ड में नहीं है। ऐसे नोबेल प्राइज़ विनर्स भी हैं जो कि एक ही फील्ड में 2 नोबेल प्राइज़ ले चुके हैं। फॉर एग्जांपल जॉन बार्डीन ने ट्रांजिस्टर के इन्वेंशन के लिए और BCS थ्योरी जो कि सुपर कंडक्टिविटी की एक थ्योरी है उनके लिए नोबेल प्राइज लिए हुए हैं। लेकिन मैडम मैरी क्यूरी इज़ द ओनली पर्सन इन द हिस्ट्री जिन्होंने नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स में भी हासिल किया फॉर हर डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी और उस पर जो काम हुआ वैसे रेडियो ये वाला नोबेल प्राइज़ शेयर हुआ था मैडम मैरी क्यूरी और उनके फ्यूचर हस्बैंड पैरी क्यूरी और हेनरी बैक्यूरेल के दरमियान। हेनरी बैक्यूरेल इज़ द ओरिजिनल डिस्कवरर ऑफ रेडियो एक्टिविटी बट उनके बाद काम मैडम मैरी क्यूरी ने भी और भी लोगों ने किया है। तो दूसरा नोबेल प्राइज़ जो मैडम मैरी क्यूरी को मिला, ये पहला नोबेल प्राइज़ मिला था 1903 में। जो दूसरा नोबेल प्राइज़ मिला था वो मिला था 1911 में और वो मिला था फॉर द डिस्कवरी ऑफ रेडियम एंड पोलोनियम, राइट। और मैडम मैरी क्यूरी की और भी बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में अगर बात करनी शुरू करें तो पूरी वीडियो मैडम मैरी क्यूरी पे बन जाएगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वुमेन। और ये वाली वुमेन जो है ना, इसके बारे में इसका काम अगर ना हो तो मैं ये एग्जैजरेट नहीं कर रहा बात। आप किसी भी थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट से ये बात पूछ सकते हैं कि हम हाई लेवल हाई एनर्जी फिज़िक्स और हाई लेवल थ्योरेटिकल फिजिक्स इन जनरल नहीं कर सकते इनके काम के बगैर। और इनका नाम है एमी नॉइडर। एमी नॉइडर, शी वॉज अ जर्मन मैथमेटिशियन एंड शी वॉज बोर्न इन 1882 and she died in the 20th century, I think 1935। और उनका जो सबसे बड़ा काम है, वेल मैथमेटिक्स की फील्ड में उनका काम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में है लेकिन उनका जो काम थ्योरेटिकल फिजिक्स को सबसे ज़्यादा मुतासर करता है वो है उनकी एक थ्योरम जिसका नाम है नॉइदर्स थ्योरम।
उसको एक्सप्लेन करना सिंपल टर्म्स में मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा, सॉरी आसान नहीं होगा, अगर किसी का बैकग्राउंड नहीं है थियोरेटिकल फिजिक्स में, और अगर कोई इंसान सिमिट्रीज के कॉन्सेप्ट को नहीं समझता और कंजर्व्ड क्वांटिटीज़ के कॉन्सेप्ट को नहीं समझता या समझती, तो ये ज़रा मुश्किल है समझाना। लेकिन आई कैन टेल यू कि नॉइजर्स थ्योरम के बगैर हम सोच नहीं सकते हाई एनर्जी फिजिक्स करने का। सो हर वर्क इज़ वेरी वेरी फंडामेंटल। और एक एमी नोएथर के बारे में एक बात है जो कि आई थिंक अगर ये कमेंट किसी भी साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन को मिल जाए तो ये उसका ग्रैंडर बताता है, यानी कि ये उसका लेवल बता देता है कि यार ये बंदा लेवल का बंदा है या ये बंदी लेवल की बंदी है। तो एमी नोएथर के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने, ख़ास तौर पे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कह रखा है कि शी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वुमन इन द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। दैट्स अ वेरी बिग टाइटल इफ़ यू थिंक अबाउट इट। अब मैं आना चाहूँगा ज़रा एस्ट्रोनॉमी की ब्रांच में। एस्ट्रोनॉमी में मैं दो नाम यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा। पहला जो नाम है वो है एनी जंप कैनन का नाम। वेल, एनी जंप कैनन, शी वाज बोर्न इन 1860s एंड आई थिंक शी डाइड इन 1941। और एनी जंप कैनन जो हैं ये एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थी। और इनका जो सबसे, और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मुंसलिक थी। इनका जो काम जो इनको बिल्कुल जुदा करता है दूसरे लोगों से वो ये है कि इन्होंने स्टार्स को क्लासिफाई करने का तरीका ऐसा खोजा जो कि बहुत पॉपुलर हुआ, और इसको हम कैटलॉगिंग भी कहते हैं। उनका तरीका इतना पॉपुलर हुआ कि उसको एक ख़ास नाम दिया गया। इसको आई थिंक हार्वर्ड कैटलॉग के नाम से जाना जाता है। हार्वर्ड कैटलॉग इसलिए क्योंकि एनी जम कैरन जो थी वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में काम करती थी। और I think she was deaf. So actually, she had disease called scarlet disease, I think. And इसका मतलब था कि she was nearly deaf. तो उन्होंने इस हालत में काम किया, और साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस इस हालत में काम करते रहे हैं। यानी इस हालत का मतलब है कि मुश्किल फिजिकल कंडीशंस में भी काम करते रहे हैं। फॉर एग्जांपल, लियोनार्ड ऑयलर ने अपना सबसे ज़्यादा काम उन सालों में किया है जिन साल में वो ब्लाइंड थे। सो इट ब्लोज योर माइंड, कम ऑन, दे इस तरह के लोग रह चुके हैं हमारी हिस्ट्री के अंदर। और फिर एनिजम कैरन से मुंसलिक एक और वुमेन का नाम अगर मैं यहाँ ना लूँ तो ये कहानी मुकम्मल नहीं होती, और वो नाम है सिसीलिया पेन का। शी वॉज अ ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर बट लेटर शी वेंट टू अमेरिका, टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और उन्होंने कोलैबोरेट किया एनिजम कैरन के साथ। अब आज हम ये बात जानते हैं कि जो स्टार्स हैं वो मेजरली हाइड्रोजन एंड हीलियम से बनते हैं, बट हमेशा से इंसानों का ये ख्याल नहीं था। सिसिलिया पेन से पहले, उनके आइडिया से पहले, आई थिंक 1925 में उन्होंने अपनी डॉक्टोरल डिसर्टेशन लिखी थी। उससे पहले ये ख्याल किया जाता था कि जो स्टार्स हैं वो उन तमाम एलिमेंट से मिलकर बने हैं जो कि ज़मीन पर पाए जाते हैं, और ये बिलीव किया जाता था कि अगर ज़मीन को उतना ही गर्म कर दिया जाए जितने गर्म स्टार्स हैं तो ज़मीन भी एक सितारा बन जाएगी। अब बात यह है कि इस एजम्पशन को लेकर अगर हम चलें तो हम स्टार्स के स्पेक्ट्रा का मतलब ये है कि स्टार्स में से जो वेवलेंथ्स निकल रही हैं वो कौन कौन सी वेवलेंथ्स हैं, इसके ग्राफ को या इसके एक तरह से इसके सेट को हम कहते हैं स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा दरअसल प्लूरल है, स्पेक्ट्रम दरअसल सिंगुलर है। अब जो सिसिलिया पेन थी उन्होंने ये प्रपोज किया कि जो स्टार्स हैं वो सिर्फ हाइड्रोजन एंड हीलियम, मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम से मिलके बने हैं। और ये जो प्रपोजल था इट कुड एक्सप्लेन अ लॉट अबाउट द स्टेलर स्पेक्ट्रा। स्टेलर स्पेक्ट्रा का मतलब है स्टार्स का स्पेक्ट्रम। और फिर उसके बाद ये, क्योंकि उनका जो प्रपोजल था वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइबल था, उसको वेरीफाई किया गया तो वो बिल्कुल सही निकला। इट कुड एक्सप्लेन सच काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि उससे पहले की गई थी। तो उसके बाद हमने ये आइडिया अपनाया कि ओके, स्टार्स जो हैं वो हाइड्रोजन एंड हीलियम के मिलके बने हैं। तो ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है स्टार्स की, ये एक वुमेन से मिली है हमें, ना कि एक मैन से। आई थिंक सिसिलिया पेन की जो डॉक्टोरल थीसिस है, इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्टोरल थीसिस एवर, और आज भी एस्ट्रोनॉमर्स उसको पढ़ते हैं। ओके, सो उसके बाद अगर मैं बात करना चाहूँ तो जैसा कि अभी ये साइंस के बहुत क्या कहना चाहिए मुझे, रोशन पहलुओं की बात कर रहा हूँ मैं, तो साइंस के बहुत डार्क पहलू भी हैं। उनमें से एक डार्क पहलू जिस वुमेन से रिलेटेड है उनका नाम है लिसा माइटनर। लिसा माइटनर आई थिंक एक स्वीडिश थी,
I think probably Swedish. I'm not sure about her nationality, but I do know that she went to a German institute named Kaiser Wilhelm Institute. और वो जो इंस्टीट्यूट था एक्चुअली जर्मनी itself, it was a center for theoretical physics. और जो लिसा माइटनर थी शी वॉज इंटरेस्टेड इन न्यूक्लियर फिजिक्स. और ये उस वक्त का टाइम है कि अभी न्यूक्लियर फिशन डिस्कवर नहीं हुआ था. लिसा माइटनर ने एक केमिस्ट जिनका नाम था ओटो हान, उनके साथ मिलके बहुत काम किया न्यूक्लियर फिशन को. एक्चुअली वो काम ये करना चाह रही थी कि एक बड़ा न्यूक्लियस अगर हम लें और उसमें एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड करवाएं तो क्या न्यूट्रॉन वहाँ ठहर सकता है, क्या उस न्यूक्लियस का हिस्सा बन सकता है. लेकिन एक्सीडेंटली ये डिस्कवर हुआ कि अगर आप ये काम करो कि एक बड़े न्यूक्लियस पे, जो कि आप फॉर एग्जांपल यूरेनियम का न्यूक्लियस ले सकते हो, और उस पर एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड करवाओ, तो एक्चुअली वो टूट जाता है दो छोटे न्यूक्लियाई में, और ये फिशन की डिस्कवरी थी. बट बात यह है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि लिसा माइटनर ने बहुत काम किया ओटो हान के साथ और उनकी टीम के साथ मिलके, ड्यू टू सम रिलीजियस डिफरेंसेस शी हैड टू लीव जर्मनी बिफोर दिस डिस्कवरी कुड बी मेड. और बाद में आई डोंट नो व्हाई बट ओटो हान ने आई थिंक कि लिसा माइटनर का जो कि काम कि क्या कहना चाहिए मुझे, उनका जो दर्जा था वो बहुत छोटा बताया कि इन्होंने उतना काम नहीं किया जितना उन्होंने एक्चुअली किया था, बल्कि उससे बहुत कम काम बताया. यानी कि आई थिंक उन्होंने जो लफ्ज़ यूज़ किए थे वो ये थे कि लिसा माइटनर वाज जस्ट माय सबॉर्डिनेट. और इसकी वजह से एक नोबेल प्राइज़ जो कि लिसा माइटनर बिल्कुल डिज़र्व करती थी उनको नहीं मिला और वो ओटो हान को मिल गया. तो ये डार्क पहलू है साइंस का एक वुमेन के हवाले से. आई डोंट नो कि ओटो हान ने ये क्यों किया, जस्ट बिकॉज शी वॉज अ वुमेन और जस्ट बिकॉज शी वॉज, आई थिंक शी वॉज ज्यू. आई डोंट नो व्हाई. खैर आगे चलते हैं. और यहाँ पे मैं एक ऐसी फिर एस्ट्रोनॉमर की बात करना चाहूँगा जिन्होंने एक ऐसी प्रॉब्लम पे काम किया जिसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं कहना चाहिए, जिससे निकलने वाली प्रॉब्लम आज तक हम सॉल्व नहीं कर पाए. और इनका नाम है वेरा रूबिन. आई थिंक शी वॉज बॉर्न इन 1928 और शी रिसेंटली डाइड इन 2016. और उन्होंने जिस प्रॉब्लम को स्टडी किया वो ये था कि गैलेक्सी रोटेशन कर्व्स एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करने हैं. इफ़ यू डोंट नो व्हाट गैलेक्सी रोटेशन कर्व्स, तो you can google it, it's not very difficult to understand. But गैलेक्सी रोटेशन कर्व्स जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किए गए, उससे निकलने वाली प्रॉब्लम ये थी कि विदाउट डार्क मैटर you should know about what is dark matter. Come on, if you don't know about it then google it, it's not very difficult to understand. So without dark matter it's not it's not possible to understand galaxy rotation curves. तो एक तरह से गैलेक्सी रोटेशन कर्व्स उन रीजंस में से एक रीज़न है जिसकी वजह से हम बिलीव करते हैं कि इस यूनिवर्स में डार्क मैटर नाम की कोई चीज़ पाई जाती है. इसके अलावा एक और मैं बात करना चाह रहा था यहाँ पे, लेकिन छोड़ो, बाद में बात करेंगे. एक और बहुत ही फेमस भी और सिग्निफिकेंट दोनों साइंटिस्ट की बात करना चाहूँगा जो कि चाइनीज़ अमेरिकन साइंटिस्ट हैं. और उनका नाम, अगर मैं सिर्फ उनका लास्ट जो नेम जो यूज़ किया जाता था वो लूँ तो उनका नाम है वू, WU वू. या यू हर्ड इट राइट. बट इसमें अगर मैं उनका एक और नेम लगाऊँ तो शेंग वू. अब ये कौन है? वेल, शेंग वू ने, यू कैन से कि उन्होंने इंसानियत की हिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स में से एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है. और वो एक्सपेरिमेंट, उसका नाम है वू एक्सपेरिमेंट. और इस एक्सपेरिमेंट ने ये कंफर्म किया कि हमारे यूनिवर्स में पैरिटी वायलेट होती है. इफ़ यू डोंट नो अबाउट पैरिटी, तो सिंपली मैं ये कह सकता हूँ कि अगर सपोज करें कि मैं अपने आप को शीशे में देखूँ तो आई नो कि मेरा लेफ़्ट राइट स्वैप हो जाएगा. एक्चुअली ये बात गलत है, मेरा फ्रंट और बैक स्वैप होता है, लेकिन इस प्रॉब्लम के बारे में बाद में बात करेंगे. लेकिन अगर मैं अपने आप को शीशे में देखूँ या किसी भी ऑब्जेक्ट को, एवरीडे ऑब्जेक्ट को उठा के मैं शीशे में ना रखूँ, उसका अक्स शीशे में देखूँ, तो जो उसका अक्स दिखता है इट लुक्स लाइक अ पॉसिबल थिंग. यानी कि लॉज ऑफ फिजिक्स प्रिवेंट नहीं करते उस कॉन्फ़िगरेशन को जो आपको शीशे में दिख रही है. तो
जो पैरिटी कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर हम इस यूनिवर्स को रिफ्लेक्ट कर दें, इसको हम कहते हैं मिरर इमेज ऑफ द यूनिवर्स, तो द लॉज ऑफ फिजिक्स शुड नॉट चेंज। और ये बात इंट्यूटिवली सही भी लगती है, बिकॉज इंट्यूटिवली बात सही है, हाँ कॉमन सेंस तो यही कहती है। लेकिन हमारी यूनिवर्स में एक ऐसी इंटरेक्शन है जो बहुत गंदी इंटरेक्शन है, उसने ऑलमोस्ट हर चीज़ का सत्यानाश कर दिया, और उसका नाम है वीक इंटरेक्शन। और वीक इंटरेक्शन के तहत कहना चाहिए, या मुझे ये कहना चाहिए, वीक इंटरेक्शन इटसेल्फ इट ब्रेक्स पैरिटी। यानी कि वो एक्सपेरिमेंट अगर मैं सिंपल अल्फाज में समझाऊँ तो ये था कि एक कोबाल्ट 60 का जो न्यूक्लियस है, इट्स अ वेरी गुड सोर्स फॉर बीटा रेडिएशन। इसका मतलब ये है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो बाहर की तरफ आएंगे। तो अगर मैं कोबाल्ट 60 का स्पिन ऊपर की तरफ रखूँ, तो अगर यूनिवर्स लेफ्ट राइट में फ़र्क नहीं करती, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ निकलने चाहिए उतने ही इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ निकलने चाहिए। बट होता ये है कि एक तरह के इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं जिनको हम कहते हैं राइट हैंडेड इलेक्ट्रॉन्स, और जो लेफ्ट हैंडेड इलेक्ट्रॉन्स, हमने उल्टा कर दिया, लेफ्ट हैंडेड इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उस कोबाल्ट 60 न्यूक्लियस से। लेकिन जो राइट हैंडेड इलेक्ट्रॉन्स एंड इनफैक्ट राइट हैंडेड न्यूट्रिनोज भी वो नहीं निकलते। इसका मतलब ये है कि राइट हैंडेड न्यूट्रिनो एग्जिस्ट नहीं करता इन स्टैंडर्ड मॉडल, और इसका मतलब है कि पैरिटी, कोई सिमेट्री नहीं है हमारे यूनिवर्स की। यूनिवर्स डिस्टिंग्विश करती है, इनफैक्ट एक्चुअली जो वीक इंटरेक्शंस हैं वो डिस्टिंग्विश करती हैं लेफ्ट और राइट में। So it was actually a ground breaking discovery, experimental discovery, और इस डिस्कवरी की वजह से शिंग यांग और संग ली, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पैरिटी वायलेशन प्रपोज की थी कि शायद ये बात सच है, बिकॉज दे वर ट्राइंग टू एक्सप्लेन सम एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स, तो दे गॉट नोबेल प्राइज बिकॉज ऑफ दिस। शिंग वू को नोबेल प्राइज नहीं मिला, आई डोंट नो व्हाई, बट खैर छोड़े उस बात को। अब यहाँ पे एक और बात है कि ये जो मैं बातें कर रहा हूँ सारी की सारी, ये ज़्यादातर उन फीमेल साइंटिस्ट्स के बारे में है जो कि मेजरली 20th सेंचुरी में एक्टिव थी। तो एक क्वेश्चन हम ये पूछ सकते हैं कि क्या कोई ऐसी साइंटिस्ट्स हैं जो आज के दौर में एक्टिव हैं, यानी कि क्या कहना चाहिए मुझे, मॉडर्न वर्ल्ड साइंटिस्ट्स जो फीमेल है। वेल आई थिंक कि अगर मैं थियोरेटिकल फिजिसिस्ट्स में से बात करूं, तो दी मोस्ट फेमस मॉडर्न डे फिजिसिस्ट इज़ लीसा रेंडल। लीसा रेंडल एक पार्टिकल फिजिसिस्ट हैं और कॉस्मोलॉजिस्ट हैं। शी वर्क्स एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एंड वो जो हैं वो एक एक्सपर्ट हैं बहुत सारे पार्टिकल मॉडल्स में, तो ये उनकी स्पेशलिटी है। अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा ज़ाहिर है उनकी एक्सपर्टीज़ के बारे में, बिकॉज उनकी एक्सपर्टीज समझने के लिए यू शुड हैव द रेलिवेंट बैकग्राउंड। एक और साइंटिस्ट की मैं बात करूँगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे और भी देखें, यहाँ पे एक बात है कि मैं फाइनाइट नंबर ऑफ साइंटिस्ट, वैसे फाइनाइट साइंटिस्ट हैं ही, लेकिन मैं बहुत कम साइंटिस्ट की यहाँ पे बात कर सकता हूँ, तो मैं कुछ स्किप भी करूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने एमिली डू शार्टले का नाम नहीं लिया, और अगर मैं मॉडर्न वर्ल्ड साइंटिस्ट में बात करूँ तो मैंने आई थिंक डोना, जो अभी लास्ट फीमेल नोबेल लॉरिएट थी, उनका नाम नहीं लिया। उसके अलावा मैंने हेनरी कुइपर्ट मेयर का नाम नहीं लिया। हेनरी कुइपर्ट मेयर इज़ द फीमेल साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड शेल मॉडल, नॉट अलोन, और लोगों के साथ मिलके शी इन्वेंटेड द शेल मॉडल ऑफ न्यूक्लियस, विच इज़ वेरी 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 यूजफुल इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द न्यूक्लियर स्टेट्स। खैर, अब मैंने नाम ले दिया वैसे, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं कुछ स्किप भी करूँगा। मैंने सिर्फ अपने फेवरेट साइंटिस्ट्स की और जिनसे मैं खुद ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ उनकी लिस्ट बनाई है। एक और फीमेल फिजिसिस्ट की बात करना चाहूँगा यहाँ पे, जिनका नाम है ट्रेसी स्लेटियर। Probably most of the people don't know about her, but she is a physicist at MIT, and she is an authority, literal authority on dark matter physics. She came here, I think, last year for the summer school on particle physics. और मैंने उनके lectures देखे, and I was really impressed by her knowledge. So that's why मैंने उनको यहाँ पे mention किया है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी बात है, वो ये है कि ज़्यादातर जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इट्स वेरी वेरी लाइकली कि उनमें से ज़्यादातर जो है वो पाकिस्तानी है। तो
अगर ज़्यादातर लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जहन में ख्याल आ रहा है कि यार ये सारे जो साइंटिस्ट्स हैं, ये सारी जो साइंटिस्ट्स हैं, ये सारी की सारी वेस्टर्न वर्ल्ड की साइंटिस्ट्स हैं, तो कोई ऐसे साइंटिस्ट नहीं है जो हमारे मुल्क से, हमारे मुल्क में वैसे साइंटिस्ट की इन जनरल ही कमी है, तो वुमेन साइंटिस्ट होना तो खैर मुश्किल है। बट यू कैन आस्क कि क्या कोई ऐसी थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट या जो कि फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग थ्योरी की बात करते हैं, स्ट्रिंग थ्योरी इज समथिंग दैट इज एट द फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स, theoretical physics. It's not established yet, but it is already a very good tool to understand quantum field theory and pure mathematics in general, actually. So you can ask कि अगर पाकिस्तान में कोई स्ट्रिंग थ्योरिस्ट, मतलब पाकिस्तान में स्ट्रिंग थ्योरिस्ट हैं ही बहुत कम। फॉर एग्जांपल अभी आमिर इकबाल थे, वो भी अब चले गए हैं, तो क्या कोई फीमेल स्ट्रिंग थ्योरिस्ट है पाकिस्तान में? वेल, खुशखबरी ये है कि हाँ, पाकिस्तान में आई थिंक जितनों का मुझे पता है एक ही स्ट्रिंग थ्योरिस्ट हैं रियली पाकिस्तान में जो फीमेल है, एंड आई थिंक शी इज़ दी, नो आई डोंट थिंक इट इज़ अ फैक्ट कि शी इज़ द फर्स्ट वुमेन स्ट्रिंग थ्योरिस्ट ऑफ पाकिस्तान, एंड हर नेम इज़ तस्नीम ज़हरा हुसैन. शी इज़ एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट लम्स. ओके, आई थिंक उन्होंने अपना जो MS किया था वो कायद आज़म यूनिवर्सिटी से किया था, एंड देन शी केम टू ICTP, एंड उन्होंने उसके बाद डिप्लोमा प्रोग्राम किया इन हाई एनर्जी फिजिक्स. ये वही प्रोग्राम है जो मैं अभी कर रहा हूँ. एंड आफ्टर दैट शी वेंट टू स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी, और वहाँ से उन्होंने अपनी PhD की आई थिंक 2003 में, और उसके बाद शी वेंट टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फॉर अ पोस्ट डॉक. सो अगर आप एक गर्ल और इंस्पायर होना चाहती हो किसी पाकिस्तानी गर्ल से जो कि फिज़िक्स में इतना आगे तक गई हैं, तो गो टू लम्स एंड मीट हर इफ़ शी हैज़ टाइम. ओके, सो ये मेरी वीडियो थी अबाउट फीमेल फिजिसिस्ट्स in history and modern day female physicists.